नमस्कार, स्वागत है आपका स्पॉटलाइट हरियाणा में। मैं हूं वैशाली चौधरी। पिछले दिनों करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर जो कुछ भी हुआ, उसके बाद से हरियाणा की सियासत गर्मा गई है। खास तौर पर अगर हम बात करें तो कांग्रेस और इनेलो लगातार हरियाणा सरकार पर हमलावर हो रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत पिछले दिनों चंडीगढ़ आई हुई थी। पीटीसी न्यूज से उन्होंने खास बातचीत की और बातचीत के दौरान उन्होंने हरियाणा सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। देखिए खास बातचीत। नेशनल कांग्रेस की स्पोक पर्सन सुप्रिया जी हमारे साथ है, बात करेंगे। मैम, आज आप चंडीगढ़ आई और कई जो निजीकरण को लेकर कई आरोप आपने बीजेपी की केंद्र सरकार पर लगाए। तो केंद्र सरकार का ये कहना है कि वो निजीकरण नहीं, वो किराए पे दे रहे हैं, इसके अर्निंग होगी और देश की अर्थव्यवस्था या देश की जनता को इसका उपयोग करने का मौका मिलेगा। मैं एक ऐसे पिता को जानती हूँ जिन्होंने बड़ी गाढ़ी कमाई से अपनी बड़ी मेहनत मशक्कत करके एक बड़ा सा घर बनाया। उनका एक ही लड़का था, उसको वो घर दे दिया उन्होंने। उस लड़के से ना उस घर की देखरेख हुई, ना उसकी मरम्मत हुई, उसने वो घर किराए पे चढ़ा दिया क्योंकि वो घर से उसकी देखरेख नहीं हो पाई और उसी के घर वालों को उस घर से फिर निकाल दिया गया। क्या आप इसको उपलब्धि कहेंगे? ये उपलब्धि तो नहीं है, ये तो बहुत बड़ा फेलियर है। वही काम मोदी सरकार ने किया है। 70 साल में जो राष्ट्रीय संपत्तियां बनी थी, लोगों के पैसे से बनी थी, दृढ़ निश्चय से बनी थी, स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं ये रेलवे, रोड्स, पोर्ट्स, गैस पाइपलाइन, पावर ट्रांसमिशन, ये स्ट्रेटेजिक एसेट्स होते हैं। यहाँ पे सरकार को रहना चाहिए। ये दाम भी कंट्रोल करते हैं उपभोक्ताओं के लिए और ये राष्ट्रीय सुरक्षा के एहतियातन भी ज़रूरी होते हैं। क्यों सरकार इनको किराए पर चढ़ा रही है? क्योंकि 40-50 साल बाद इस पे इतनी लागत लगी है। 26,700 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग बनने में कितनी लागत लगी होगी, उसको आप किराए पर क्यों चढ़ा रहे हैं? अगर आपको किराए पर चढ़ाना है तो लॉस मेकिंग वेंचर्स चढ़ाइए, अपने होटल चढ़ाइए। आप वो नहीं चढ़ा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर तो प्राइवेट सेक्टर आएगा नहीं। प्राइवेट सेक्टर अगर आप में वाकई विश्वास करता है तो उसको निवेश करना चाहिए। वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है, वो आपकी बनाई हुई थाली पर जो आपने बनाया है उसको लेकर आपको किराया दे देगा, जिससे महंगाई बढ़ेगी, जिससे बेरोजगारी बढ़ेगी, जिससे आरक्षण पे प्रभाव आएगा, जिससे जो सुविधाएं मुहैया होती हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड हो गया, सीनियर सिटीजन हो गया। इसके बारे में क्या हो रहा है? ये सारी बातें, इसके बारे में सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। मैम, कांग्रेस का क्या स्टैंड है? निजीकरण पे विश्वास रखती है कांग्रेस? क्योंकि आपके टाइम में भी इस पर जोर दिया जाता रहा। नहीं, हम निजीकरण के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। हमें लगता है निजीकरण उन चीज़ों का होना चाहिए जहां पर सरकार को रहने का कोई मतलब नहीं है, चाहे वो नॉन स्ट्रेटेजिक एसेट्स हो, जैसे होटल हो गया, सराय चलाती है सरकार, इसकी घड़ी की कंपनी चलाती है, पुराने जो लॉस मेकिंग वेंचर्स हैं उनका निजीकरण करिए आप, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। उन वेंचर्स का निजीकरण करिए जहां पर प्राइवेट सेक्टर एक छत्र राज नहीं कर सकता, एकाधिकार नहीं कर सकता, क्योंकि जब आप एक छत्र राज उनके हाथ में दे दीजिएगा तो वही दाम तय करेंगे, वो लोगों को भी नौकरी से निकालेंगे। आप निजीकरण करिए नॉन स्ट्रेटेजिक एसेट्स का। स्ट्रेटेजिक एसेट्स का निजीकरण आप कैसे कर सकते हैं? रेलवे, जिसमें इस देश की सारी जनता चलती है, सबसे सस्ता आवागमन का साधन है, जब आप उसका निजीकरण करते हैं, और आप तो अपनी ही बात को नकारते हैं। आपने 2015 में कहा था मैं रेल कभी नहीं करने दूंगा, तो मैं देश नहीं बिकने दूंगा से मैं कुछ नहीं बचने दूंगा तक जो नारा मोदी जी दे रहे हैं, ये उनकी खुद की बात के खिलाफ है। पिछले दिनों करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज हुआ, अभी हाल ही में पंजाब में भी लाठीचार्ज हुआ किसानों में। दोनों जो इंसिडेंट है उनमें कोई फ़र्क देखती हैं आप? मैं फ़र्क भी देखती हूँ और मैं ये भी कहती हूँ कि जहाँ पर भी लाठीचार्ज हो रहा है मैं उसकी भर्त्सना करती हूँ। ये अपने हक की लड़ाई लड़ने वाले किसान हैं। लेकिन मैं साथ साथ ये कहूँगी कि प्रशासन को कभी कभी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस छोड़नी पड़ती है, पानी की बौछार चढ़ानी पड़ती है, वार्निंग देनी पड़ती है, लाइट लाठीचार्ज करना पड़ता है। जो हरियाणा में हुआ वो बिल्कुल अलग था, उसको आप एक तरह से नहीं देख सकते। हरियाणा में सुनियोजित तरीके से एक अधिकारी को ये कहते हुए सुना गया कि सीधा सिर पे मारना, सिर फोड़ना, और फिर ये भी पुष्टि करी गई कि फोड़ोगे कि नहीं, मारोगे कि नहीं, और लोगों ने कहा हाँ हम ऐसा करेंगे। और हमने देखा कि कैसे भगत सिंह की फोटो को सीने से लगाए किसानों का सिर फोड़ दिया गया। लेकिन शायद खट्टर जी भूल गए कि ये उन्हीं भगत सिंह की औलादें हैं जिनसे ब्रिटिश हुकूमत कांपती थी। आप तो एमएल खट्टर ही हैं। मैम, लेकिन बीजेपी सरकार ने उस पर एक्शन लिया, उनका तबादला कर दिया, इसको सजा के तौर पर भी देखा जा सकता है। पंजाब सरकार को भी कुछ इस तरह का इस पर रिएक्शन या एक्शन लेना चाहिए। आपको लगता है कि एक सुनियोजित तरीके से एक आदमी सिर फोड़ने की बात कर रहा है, एक अधिकारी जो 3 साल से सर्विस में, उसकी ट्रेनिंग ही ये हुई है, वो भक्त बनने का काम कर रहा है, आपने सिर्फ उसका तबादला कर दिया? ऐसे अधिकारी की बर्खास्तगी होनी चाहिए जिससे और अधिकारी ये काम ना करें। मैं फिर कहूँगी, पंजाब और हरियाणा की वारदात में अंतर है, उस अंतर को समझना ज़रूरी है। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, अगर आम आदमी पार्टी की बात करें या इंडियन नेशनल लोकदल की बात करें तो वो भी लगातार
हरियाणा सरकार पर हमलावर है। आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं और राज्यसभा सांसद हैं सुशील गुप्ता, उन्होंने भी पीटीसी न्यूज से खास बातचीत की और सरकार पर कई सवाल उठाए हैं। देखिए। हरियाणा आम आदमी पार्टी के संयोजक व राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता हमारे साथ बातचीत करते हैं। सर, आम आदमी पार्टी हरियाणा में एक कार्यक्रम करने जा रही, क्या कार्यक्रम रहेगा और क्या इसका रोड मैप रहेगा? आम आदमी पार्टी हरियाणा के अंदर किसान मजदूर खेत बचाओ यात्रा की शुरुआत कर रही है। 5 सितंबर से कर रही है। 5 सितंबर को रोहतक में छोटू राम जी की समाधि से हम इसको करेंगे। रोहतक से हम अगला जिला जाएंगे भिवानी, भिवानी से दादरी, दादरी से झज्जर, झज्जर से सोनीपत और वहाँ से पानीपत, पानीपत से करनाल, करनाल से यमुनानगर, यमुनानगर से पंचकूला, फिर अम्बाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, फतेहाबाद होते हुए सिरसा तक जाएंगे और फिर उसके बाद में हम फरीदाबाद, गुड़गांव, महेंद्रगढ़ और वहाँ जाएंगे। पूरे के पूरे यानी कि 22 जिलों के अंदर जाएंगे, 90 विधानसभाओं के अंदर जाएगी। जो हरियाणा सरकार ने किसान की खेत छीनने की शुरुआत कर दी है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाएगी। जो हरियाणा सरकार आज़ादी के बाद सबसे बड़ी दुर्दशा किसान के हरियाणा के अंदर कर रही है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाएगी और इनके सम्मान को बरकरार कराएगी। सर, जो आपने कहा कि हरियाणा सरकार किसानों की भूमि छीनने का प्रयास कर रही है, सरकार का कहना है भूमि बैंक जो है वो बनाया जा रहा है, उसमें पूरा विवरण होगा, जहां ज़रूरत पड़ेगी उसमें से भूमि ली जा सकती है, इस तरह का बात। देखिए, मेरे नाम की ज़मीन सरकार के नाम पे जमा कर दी जाए, कदे बैंक बना दिया, क्या मेरे उस बैंक में मेरे साइन से पैसे निकलेंगे? मैं अपने हिस्से की कोई चीज़ बेचना खरीदना चाहूँ, बेच खरीद सकता हूँ? नहीं, ये झूठ बोल रही है। 1 रुपया दिए बिना ये ज़मीन, किसान की जो शामला ज़मीन थी वो सरकार ने अपने नाम कर ली। और इसके साथ साथ भारत सरकार ने कानून बनाया था कि 75% से ऊपर किसानों की सहमति की जरूरत होगी अगर प्राइवेट प्रोजेक्ट के लिए ज़मीन एक्वायर करनी है। इस 24 अगस्त को हरियाणा की विधानसभा में खट्टर साहब ने कानून पास किया कि किसान की सहमति की जरूरत नहीं है। अगर अडानी और अंबानी में से ज़मीन मांगेंगे, मैं एक्वायर करूंगा और उनको दूंगा। किसान के इसके अंदर कोई नहीं चलेगी। उचित मुआवजा दिया जाएगा हरियाणा का डेवलपमेंट के लिए। इस तरह पहले भी जो ज़मीनें ली जाती रही हैं। मेरा घर कोई मांगने लगे, मैं 500 करोड़ में ना दूं, उचित मुआवजा आपकी तरफ से दो, 50 लाख रुपए बहुत है। तो उचित मुआवजे की कोई परिभाषा नहीं होती। अगर एक प्राइवेट आदमी को चाहिए, वो कहीं और जाके ले ले, मार्केट भाव पे ले। सरकार क्यों ज़बरदस्ती उसको देना चाहती है? हम ये कह रहे हैं सरकार के लिए, नहर के लिए, सड़क के लिए, रेल के लिए कानून था कि ले सकती है सरकार, परंतु एक प्राइवेट आदमी ने फैक्ट्री लगानी है, उसका मुआवजा उचित की क्या डेफिनेशन है? वो बाजार भाव पे खरीद के ले, किसानों के पास जाए, उनके घर पे जाए, उनके हाथ जोड़े, उनको पैसे दे और ले। सरकार का क्या हक बनता कि कहे भाई तुम्हारी नहीं चलेगी, अब सरकार लेके देगी। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार प्रदेश में स्कूलों की जो विजन है वो चेंज हो रहा है। वो किस तरह से चेंज हो रहा है और क्या कुछ नया ऐड ऑन हो रहा है, वो हम आपको दिखाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्पॉटलाइट हरियाणा में आपका फिर से स्वागत। अब हम एक दूसरे टॉपिक की तरफ रुख करते हैं। प्रदेश में स्कूल खुल गए हैं। सिर्फ प्रदेश की ही बात क्यों करें, पूरे देश में हर जगह स्कूल खुलने लगे हैं। ऐसे में हम हरियाणा की अगर बात करें तो जो प्राइमरी शिक्षा है वो भी शुरू हो चुकी है। लेकिन मुद्दा यहाँ पर यह है कि प्रदेश के जो संस्कृति स्कूल हैं उनको एक बार फिर से उनको जागरूक करने की कोशिश कहीं या फिर कुछ नया ऐड ऑन करने की कोशिश हो रही है। संस्कृति स्कूलों में HCS अधिकारियों का क्या कुछ रोल रहेगा, इस बारे में शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने हमसे खास बातचीत की है। शिक्षा विभाग व वन विभाग दोनों विभागों की एक अहम बैठक हुई। प्रदेश के शिक्षा मंत्री और वन मंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। इस बैठक में क्या निकल कर आया, क्या निर्णय इस बैठकों में लिया गया, इसी पर बातचीत करते हैं। प्रदेश के शिक्षा व वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर हमारे साथ हैं। सर, 2 बैठकें आज आयोजित की, एक तो शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई है और एक वन विभाग से। पहले शिक्षा विभाग से शुरुआत करते हैं। क्या इस बैठक में निर्णय लिया गया? सर, कि जो हमारे संस्कृति मॉडल स्कूल हैं, अब की बार जिनकी संख्या 136 हो गई है, तो उसके बारे में मीटिंग थी कि वो ठीक से सारा पूरी तरीके से स्थापित हो जाएं, क्योंकि काफ़ी क्रेज़ है लोगों में और आज काफ़ी डिमांड है उसकी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भी इस टाइम लोगों में बहुत डिमांड है, तो हमारा विचार यही था कि पहले इसको ठीक तरीके से हम स्थापित कर लें, क्योंकि
कुछ तो कोरोना भी एक कारण था जिसकी वजह से कुछ दिखते हैं, लेकिन हमारा पूरा प्रयास है और काफ़ी अच्छे एडमिशन उसमें हुए हैं। और आज एक नया आइडिया भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया कि जो हमारे HCS ऑफिसर हैं डिस्ट्रिक्ट में, हम एक HCS ऑफिसर की जिम्मेदारी एक स्कूल में लगा देंगे। कभी कभी वो बीच में जाके उसमें देखभाल करे और उसके बारे में वो अपना जो भी है सलाह दे कि अगर कोई भी चीज़ वो चाहता है कि इसमें ये सुधार होना चाहिए, कोई भी मतलब उसके ज्ञान का, उसके पद का लाभ उठा के, ताकि जल्दी से वो अच्छी तरीके से वेल सेटेड हो जाए स्कूल। तो उसके लिए एक प्रयासरत था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई इसमें हम सब के सब जो हमारे अधिकारी भी हैं, मेरे सहित सब के सब, हम सब इन स्कूलों में एक प्रवास करें, मिलें, वहाँ पे देखें और अगर कुछ कमियां हैं तो उनको जल्दी से दूर करके, ताकि जल्दी से जल्दी इसको ठीक तरीके से ये पूरा काम शुरू हो। और फिर आगे जो एक डिमांड है लोगों की, उसके हिसाब से हम स्कूल खोलने पे विचार करें। दूसरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो आपने पूछा, कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की भी एक मीटिंग बुलाई थी कि हमारा एक टारगेट था कि हम 3 करोड़ पेड़ इस वर्ष लगाएंगे। तो उसके बारे में मैंने बातचीत रखी थी कि हमारा जो टारगेट था वो कितना पूरा हो चुका है। तो लगभग 80% पेड़ हमारे लग चुके हैं। लगभग 1.25 करोड़ के करीब पेड़ हमारे लग चुके हैं और उसमें 90 लाख पेड़ जो हैं वो कलौन वाला सफेदा है। तो वो अभी धान कटने के बाद ही लगेगा, तो वो तो बाद में लग सकता है। बाकी जो हमारा अब इस बरसात के सीजन का टारगेट था वो लगभग हमारा 80% तक पूरा हो चुका है। अभी हमारे पास 15-20 दिन का टाइम है, तो निश्चित तौर से पूरा कर लेंगे। सर, जैसे आपने कहा कि HCS अधिकारी की देखरेख में जो है ये स्कूलों का अब काम चलेगा, तो ये HCS अधिकारी की जिम्मेदारी किस तरह की रहने वाली है, कि देखरेख की है या उसमें निर्णय लेने की है या किस तरह, या सुझाव देने तक ही सीमित है? नहीं, देखिए इतना नहीं है कि कोई उनको इस प्रकार की एक सुझाव के बारे में लगाओ, सलाह के बारे में लगाओ, उसका एक इम्प्रेशन है अच्छे से अधिकारी का। अगर वो स्कूल में जाएगा तो निश्चित तौर से जो भी कोई खामियां छोटी मोटी लगेगी, कहीं भी किसी को कहना है कुछ करना, तो वो निश्चित तौर से एक्सपोर्ट करके उसको जल्दी से स्थापित करने का काम कर सकता है। तो इसलिए कि वो अपना काम करते करते, जो उसकी ड्यूटी है वो करते करते, वो थोड़ा टाइम निकाल के स्कूल का भी ध्यान रख ले। सर, एक स्कूल खुल चुके हैं, 4वीं से 5वीं के भी स्कूल अभी हाल ही में खोले गए हैं, 6ठी तक के, और उससे पहले जो है बड़ी क्लासेस सुचारू रूप से चल रही है। कितने प्रतिशत जो है हाजिरी है, किस तरह का बच्चों का रुझान आ रहा है, कितने जो है बच्चे स्कूल में इस समय आ रहे हैं? देखिए काफ़ी लंबे टाइम से कोरोना की वजह से स्कूल बंद रहे और अब हमने स्कूल शुरू किए, पहले 9वीं क्लास से लेकर 12वीं तक, फिर 6ठी से 8वीं तक, अब हमने 4थी से 5वीं तक। मैं समझता हूँ अभी हमारे पास 25% के करीब बच्चे इस टाइम जो हैं वो स्टार्टिंग में हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले 2 सप्ताह में ही उनकी संख्या काफ़ी बढ़ जाएगी। मैं समझता हूँ कि 40-50% तक बढ़ जाएगी, क्योंकि स्कूल में आना कोई कंपलसरी नहीं है। हमने ऐसा नहीं किया कि हर बच्चे को आना ही है स्कूल में, हमने उसको छूट दिया है कि अभिभावक हैं अगर वो सेटिस्फाई हैं, संतुष्ट हैं, उनको कोई घबराहट नहीं है और वो बच्चे को भेजना चाहते हैं तो वो स्कूल में भेजें। और अगर मान लीजिए उनको कोई इस प्रकार का कॉन्फिडेंस नहीं है तो चाहे तो घर पे भी उसको ऑनलाइन शिक्षा दे सकते हैं। तो जितने लोग अभी पूरी तरीके से संतुष्ट हैं उन्होंने बच्चे भेजने शुरू कर दिए। कुछ लोग अभिभावक ऐसे भी हैं जो बच्चों को ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार की परिस्थितियाँ ऐसे में संख्या काफ़ी अच्छी है बच्चों की। स्कूल स्टाफ और वहीं शिक्षकों की वैक्सीनेशन को लेकर कई बार जो है सवाल उठे कि कहाँ तक जो है वैक्सीनेशन जो है स्कूल स्टाफ और शिक्षकों को हो चुकी है? सर, इसके लिए हम प्रयासरत हैं और हमने कहा भी था कि शिक्षक दिवस है 5 सितंबर तक, तो हम इसको पूरा कर लेंगे। लेकिन जो अभी तक के आंकड़े हैं उसके हिसाब से मुझे लगता नहीं कि 5 सितंबर तक ये पूरा हो जाएगा। तो इसके लिए थोड़ा टाइम बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन हमारा प्रयास है कि सभी शिक्षक जो हैं वो वैक्सीनेट हम कर लें, ऐसा हमारा प्रयास है। और हमारा प्रयास ये भी है कि जो प्राइवेट स्कूल भी हैं वहाँ भी हमारा प्रयास है कि वहाँ भी सब जो शिक्षक हैं तो उनको वैक्सीन दी जाए। अगर इसके लिए कोई स्पेशल अभियान भी हमें चलाना पड़ेगा तो निश्चित तौर से हम उसमें चलाएंगे। शुक्रिया हमारे से बातचीत के लिए। तो ये थे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर, जिन्होंने कई विषयों पर हमारे साथ चर्चा की। मैं अभिषेक तक्षक, PTC न्यूज़, चंडीगढ़। रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। आज है शिक्षक दिवस, तो ऐसे में शिक्षकों की बात क्यों न की जाए।
और करनी भी चाहिए। चंडीगढ़ के सेक्टर 22 में एक शिक्षक हैं भूपेंद्र सिंह, जो कि नेशनल लेवल के फुटबॉल खिलाड़ी बनाने के लिए जुझारू तौर पर लगे हुए हैं। उनसे हमने खास बातचीत की और जानने की कोशिश की कि वो क्या कुछ ढूंढ रहे हैं एक नेशनल स्तर के फुटबॉल खिलाड़ी में और उनकी आगे क्या कुछ योजना है। एक बच्चे का भविष्य उज्जवल बनाने में माँ बाप के बाद जो नाम आता है वो आता है टीचर का, यानी गुरु का। गुरु ही एक ऐसा नाम है जो बच्चे के मुकाम तक पहुंचाने में अहम रोल अदा करता है। तो इसी तरह के एक गुरु हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, जो बच्चों को खेल की शिक्षा देते हैं। जिन बच्चों की खेल में रुचि है, उनके हुनर को जानते हुए उनको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। आज हम शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं और हमारी ओर से शिक्षक दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू जी, आपको भी सर बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है और मैं गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 22 सेक्टर DPE की पोस्ट पे काम कर रहा हूँ सर, स्पोर्ट्स इंचार्ज। तो कितने साल से जो है आप बच्चों को ये फुटबॉल की जो गेम है इसका हुनर सिखा रहे हैं और उनको जो है खेल में, ताकि वो आज जो मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं उसमें जो आप अहम भूमिका निभा रहे हैं? सर 2001 से मैंने नौकरी ज्वाइन की है और तकरीबन 20-21 साल हो गए हैं सर इस लाइन में मेरे को। और गर्ल्स फुटबॉल में मैं काम कर रहा हूँ बहुत सालों से। बढ़िया लग रहा है सर। तो आप जो ये बच्चों को गेम सिखाते हैं, ये सिर्फ स्कूल के बच्चों को ही सिखाते हैं या फिर बाहर के बच्चों को भी आप शिक्षा देते हैं, या फिर जो बच्चे जो फीस नहीं भर पाते या जो खेलना ज़रूर चाहते हैं लेकिन स्कूल तक नहीं पहुंच पाते किसी कारण, उनको भी आप जो है ये खेल सिखाते हैं? सर स्कूल टाइम में तो देखो स्कूल के बच्चे खेलते हैं, लेकिन शाम को हमारा एक फ्री ट्रेनिंग सेंटर चलता है यहाँ पे 22 सेक्टर में। तो उसमें कोई भी किसी भी स्कूल का जो बच्चा है, गर्ल चाइल्ड है, अच्छा टैलेंटेड, तो वो खेल सकता है। तो ये जो गरीब और जो बच्चे आते हैं जो आफ्टर स्कूल टाइमिंग जिनको आप शिक्षा देते हैं, तो उनकी और किस तरह आप मदद करते हैं? कई बच्चे ऐसे भी हैं जिनको जैसे ये इनकी जो ड्रेस है वो नहीं खरीद पाते, शूज़ क्योंकि इसके स्पेशल शूज़ आते हैं खेलने के लिए फुटबॉल, वो नहीं ले पाते। अगर कोई गेम में सिलेक्ट होते हैं तो उनका जो किराया भाड़ा है वो भी वो अपनी जेब से नहीं वहन कर पाते, उनकी भी मदद करते हैं? सर जब हम मतलब कोई शिद्दत से काम करते हैं, मेहनत करते हैं, बच्चे मेहनत करते हैं, तो कई लोग हेल्प के लिए आगे आ जाते हैं। इस स्कूल के जो पुराने स्टूडेंट हैं, एलुमनाइज हैं, NGOs हैं, ठीक है, हमारे प्रिंसिपल सार हैं, उनके बड़े मतलब उनके सोर्सेज हैं, तो इन बच्चों को कोई कमी नहीं आती, ठीक है ना, कोई किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आती बस। और यही कारण है कि ये बच्चे जो हैं, जो पीछे आप देख रहे हैं, तकरीबन सारे के सारे नेशनल खेले हुए हैं, स्टेट लेवल के इनके पास मेडल्स हैं। सीनियर स्टेट में भी हम मतलब कई साल हमने सीनियर स्टेट जीती है। एक स्टूडेंट भी है जो काफ़ी बार जो है नेशनल खेल चुकी है, उससे बातचीत करते। बेटा पहले अपना नाम बताओ। गुनप्रीत कौर। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? +2। तो कितनी बार नेशनल खेल चुके हो? 11। तो यहीं पर प्रैक्टिस करते हो या इसके अलावा कोई दूसरा स्टेडियम वगैरह भी आप चूज़ करते हो उसके लिए? यहीं पे। तो सारी फैसिलिटीज़ यहाँ मिल जाती हैं, अच्छे ट्रेनिंग मिल पाती है? बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिलती है। तो अगला क्या लक्ष्य है, क्या कहाँ तक जो है आप खेलना चाहते हैं कि ये मानने आ जाए कि मैं यहाँ पहुँच जाऊँ तो मैं संतुष्ट हो जाऊँ? इंडिया खेलना है। तो उसके लिए कड़ी ट्रेनिंग जो है लेनी पड़ती है। वो आप देख पा रहे हैं कि धूप है इस समय, तो कितने घंटे की जो है ट्रेनिंग रहती है आपकी? 2-2.5 घंटे की ट्रेनिंग होती है रोज़। और इसी के साथ स्पॉटलाइट हरियाणा के इस एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते एक और मुद्दे या एक शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार।